जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हम बाल मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं, बाल विकास का अध्ययन करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बुद्धि, है ना, इंटेलिजेंसी पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना। यहाँ से आपके एग्जाम में हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं बुद्धि क्या है ना, बुद्धि की विशेषता क्या है, बुद्धि कितनी प्रकार की होती है और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का प्रकार की होती है और उसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बुद्धि के बारे में। आइए, ये रही बुद्धि वाला चैप्टर आपका, इंटेलिजेंसी, है ना। बुद्धि के बारे में बात करते हैं और देखिए बुद्धि की क्या विशेषता है। कह रहा है कि जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि क्या करती है कि हमारे सभी समस्याओं को, हमें जितनी भी समस्याएं होती हैं उनसे लड़ने में मदद करती है, उनको सुलझाने में मदद करती है ना, उनको पूरा करने में मदद करती है। तो बुद्धि क्या करती है कि हमें समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है, ठीक है। और कह रहा है कि बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंक करता है, सोचता है ना, थिंकिंग करता है। बुद्धि से ही व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, ठीक है। बुद्धि से ही व्यक्ति सोचना प्रारंभ करता है और कल्पना करता है। अगर जिसके पास बुद्धि नहीं होगी वह कैसे तर्क करेगा, कल्पना करेगा, सोचेगा, चीज़ों की अभिव्यक्ति करेगा। ये सब चीज़ें किससे संभव होती हैं, बुद्धि से ही संभव होती हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, इन्हीं चीज़ों से तर्क करना, है ना, अनुमान लगाना, कल्पना करता किससे संभव है, बुद्धि से ही संभव है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इंटेलिजेंसी जो होती है मल्टी डायमेंशनल है ना, बहुआयामी है। जो क्या है, बुद्धि क्या है, बहुआयामी है। बुद्धि है जो कि बहुआयामी है और कठिन योग्यताओं का एक सेट है। बुद्धि क्या है, कठिन योग्यताओं का एक सेट है। बुद्धि बहुआयामी होती है। बुद्धि से ही व्यक्ति सोचता है, तर्क करता है, कल्पना करता है, अनुमान लगाता है। ये सब जो चीज़ें हैं बुद्धि से ही संभव हो सकती हैं और बुद्धि हमें सभी समस्याओं से लड़ने में मदद करती है। आपका सीटेट का एग्ज़ाम है ना, अब आप अपने बुद्धि, अपने इंटेलिजेंसी से ही लड़ेंगे कि कितनी चीज़ों को कितनी आसानी से आप सीख सकते हैं, एग्जाम में कितना नंबर ला सकते हैं, है ना। और आगे कह रहा है कि बुद्धि जो है वह क्या होती है, अस्थाई होती है। बुद्धि क्या है, अस्थाई है ना। बुद्धि अस्थाई होती है और अस्थाई के साथ साथ परिवर्तनशील भी है। अस्थाई के साथ साथ क्या है, परिवर्तनशील है। बुद्धि हमेशा बदलती रहती है ना। आज आप बुद्धि के बारे में नहीं जानते हैं और आप इस बुद्धि वाले चैप्टर का हमसे अध्ययन कर रहे हैं, है ना, और आपने बुद्धि वाला चैप्टर सीख लिया और परीक्षा में 1 या 2 नंबर ला लिया। तो अब आप पहले बुद्धि के बारे में नहीं जानते थे, अब बुद्धि के चैप्टर वाले बुद्धि से आप सीख गए, तो आपके बुद्धि में परिवर्तन आया या नहीं आया, है ना। जाहिर सी बात है कि परिवर्तन हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है, परिवर्तनशील है और जो हम सीखते हैं वह अस्थाई होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज ही सीखे और आज ही तुरंत भूल जाते हैं, है ना। ज़्यादा समय तक वो हमें स्मृति रहती है, जल्दी हम भूलते नहीं हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि है वह अस्थाई होती है और बुद्धि परिवर्तनशील भी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बुद्धि अनुकूलन, एडाप्टेशन स्थापित करने में सहायता करता है। बुद्धि हमारी मनोदशा को, है ना, हमारी सोच में हमारे तर्क करने की शक्ति को, इन सब चीज़ों में क्या करता है, हमें अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करता है, ठीक है। तो बुद्धि के बारे में ये कुछ पॉइंट्स है ना। कह रहा है कि बुद्धि क्या होती है, हमें समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि से ही हम तर्क कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। बुद्धि अस्थाई होती है, बुद्धि परिवर्तनशील है और बुद्धि हमें सभी कार्यों में अनुकूलन स्थापित करने में सहायता भी करती है। अब हम बुद्धि के प्रकार के बारे में देखते हैं। कह रहा है बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो आइए थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार हम देखते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की इन्होंने बताया है। कौन कौन सा, इन्होंने पहली बुद्धि बताई अमूर्त बुद्धि, दूसरी मूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि, है ना। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के बारे में देखते हैं। थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। आइए एक एक करके मूर्त, अमूर्त और सामाजिक के बारे में देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। चलिए, मूर्त बुद्धि क्या है,
मूर्त कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी क्या है? कह रहा है कि मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है, मूर्त बुद्धि से क्या अभिप्राय है? जो चीज़ें हमारे सामने होती, जो चीज़ें हमारे सामने हमारे आसपास हमें जो चीज़ दिखाई देती हैं वे सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? मूर्त वस्तु होती हैं या मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब है कि मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जिन चीज़ों को देखकर हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं और कार्य करते हैं, वे चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। और मूर्त बुद्धि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मैकेनिक है ना, मैकेनिक किसी चीज़ों को बनाता है, आप उसे देख के सीख सकते हैं ना, वे मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। कारीगर आता है, ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ये उनके उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं और अमूर्त बुद्धि कहते किसे हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी किसे कहते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। कह रहा है जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, है ना, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जो बुद्धि भावना और विचार से संबंधित होती है, उसे हम कौन सी बुद्धि कहते हैं? उसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जो बुद्धि भावना और विचार से संबंधित होती है उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं कवि हो गया, डॉक्टर हो गया, चित्रकार हो गया। ये जो है कवि, डॉक्टर और चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। यहाँ आपको देखिए एक चित्र दिया गया है एक महान कवि का, जो कि आप कवि हैं, वे अमूर्त बुद्धि के उदाहरण। आइए अगली बुद्धि उन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि के बारे में, है ना। आगे उन्होंने किस बुद्धि के बारे में बताया? सामाजिक बुद्धि के बारे में। सामाजिक बुद्धि को क्या क्या कहती है उसके बारे में देखते हैं। सोशल इंटेलिजेंस कह रहा है कि जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत रखा गया। जो समाज सेवी हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए अपना योगदान देते हैं, अपना समर्पण करते हैं, उन्हें हम सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? नेता, व्यावसायिक लोग, समाजसेवी लोग, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के भी। अध्यापक भी सामाजिक बुद्धि का उदाहरण है, क्योंकि वे भी सोशल इंटरेक्टिव कर सकता है ना, सामाजिकता में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, चलिए, तो नेता, व्यवसायिक, सामाजिक, अध्यापक, ये सब जो चीज़ें लोग आते हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो थार्नडाइक ने ये तीन चीज़ें बताई थी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि के बारे में थार्नडाइक ने बताया था। अब देखिए बुद्धि के बारे में एक छोटी सी और पॉइंट हम नोट पॉइंट देख लेते हैं, है ना। कह रहा है कि 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधन सूत्र दिया गया था। इन्होंने संशोधन किया, वह था सूत्र क्या था? मानसिक आयु, है ना, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। ठीक है, ये है बुद्धि लब्धि का सूत्र, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, है ना। 1916 ईस्वी में टर्मन ने संशोधन करके इसमें सूत्र बनाया था, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, आइए अब देखते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। देखिए टर्मन ने बताया था ना, देखिए है ना, मानसिक आयु, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु गुणे 100, है ना। मानसिक आयु, ठीक है, और वास्तविक आयु गुणे 100, यह है बुद्धि लब्धि का सूत्र। अब देखिए कुछ बुद्धि लब्धि के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में जानते हैं कि कितने से कितने अंतर्गत के बुद्धि वाले लोग किसके अंतर्गत आते हैं ना, कितने से क्षमता के अंतर वाले बुद्धि लोग कितने के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है कि अगर 25 से कम आईक्यू लेवल है तो वह किस स्थिति में होगा? जड़ बुद्धि के अंतर्गत आएगा, इडियट भी कह सकते हैं ना, जड़ बुद्धि। अगर वह 25 से 50 के बीच में है तो वह होगा मूढ़ बुद्धि, है ना। 25 से कम होगा तो जड़ बुद्धि, 25 से 50 के बीच में होगा तो मूढ़ बुद्धि। और देखिए आगे कह रहा है कि 50 से 60 के बीच में होगा तो किसके अंतर्गत होगा? मूर्ख व्यक्ति होगा, है ना। 50 से 60 के अंतर्गत होता तो मूर्ख व्यक्ति होगा। 70 से 79 के बीच होगा तो मंद बुद्धि वाला बालक होगा। 80 से 89 के बीच में होगा तो सामान्य बुद्धि से नीचे होगा। और 90 से 109 के बीच में होगा तो वह सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक माना जाएगा। अब देखिए 110 से, अगर 110 से ऊपर 120 तक होगा तो सामान्य बुद्धि से ऊपर कहलाएगा,
है ना। अगर 120 से 129 है तो तीव्र बुद्धि वाला बालक है, 130 से 139 है तो प्रखर बुद्धि वाला बालक है, और 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली है। ऐसे 140 से जिनकी IQ लेवल अधिक होती है उसे गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो इन आपसे लगभग ये वाला एग्जाम में पूछ लेता है ना कि 90 से 110 वाला सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं और 140 से अधिक वाला प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ये दो चीज़ें आपसे पूछ लेता है ना, ये वाला और ये वाला आपसे अधिकतर करके एग्जाम में पूछ लेता है कि सामान्य के बुद्धि लब्धि वाले कितने से कितने के बीच आते हैं और प्रतिभाशाली वाले कितने से कितने बुद्धि लब्धि के बीच आते हैं। ठीक है, चलिए 140। अब प्रतिभाशाली बालक के बारे में देखते हैं ना, इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं, गॉड गिफ्टेड, है ना। प्रतिभाशाली बालक 140 से अधिक होते हैं। ठीक है, इनकी IQ है ना, ठीक है। चलिए, कह रहा कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंस रखते हैं ना, अपने खुद पे भरोसा रखते हैं, खुद पे इंडिपेंडेंस होते हैं ना, खुद पे भरोसा ज़्यादा रखते हैं, अपना डिसीजन स्वयं से लेते हैं प्रतिभाशाली बालक, और इसमें आत्म क्षमता होती है ना, सेल्फ इफेक्टिव होती है, आत्म क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और कह रहा है कि क्रिएटिव आइडिया होती है इनके पास, है ना, इनके पास सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान वे खुद से कर लेते हैं, है ना, अपनी योजना खुद से बना लेते हैं, अपने कार्यों का समाधान वे खुद से कर लेते हैं, अपने ही डिसीजन पे अडिग रहते हैं। ठीक है, और कह रहा है इसमें क्यूरियोसिटी होती है, चीज़ों की जानने की क्यूरियोसिटी होती है ना। चलिए, और कह रहा है कि इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थॉट में नहीं मिलता है ना। ऐसे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें ऐसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है जो उन्हें स्कूल से नहीं मिल पाती है ना, उन्हें अलग से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता का सिद्धांत। कह रहे हैं कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बीने ने किया है। एक कारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बीने महोदय हैं। ठीक है, बीने ने किया है। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। इन्होंने क्या बताया कि सभी व्यक्तियों के अंदर जो बुद्धि होती है एक ही प्रकार की होती है ना, एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, एक कारक का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत। बीने महोदय ने क्या कहा कि जो सभी व्यक्तियों के अंदर बुद्धि होती है वे सभी एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्य को करने में मदद करती है। ठीक है, आगे अब देखते हैं आगे कौन से बुद्धि के प्रकार है। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत आगे बताया उन्होंने, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, है ना। एक कारक में कहा बीने महोदय ने कि जो बुद्धि होती है सबके अंतर्गत एक ही बुद्धि होती है जो सभी कार्यों को करने में मदद करती है, सहायता करती है। आगे देखिए द्विकारक सिद्धांत क्या कह रहा है, टू फैक्टर थ्योरी क्या कहता है कि इस कारक को स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत के नाम से दिया। उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये दो तत्व कौन कौन से हैं, जी फैक्टर जनरल एबिलिटी और एस फैक्टर स्पेशल एबिलिटी, है ना। कह रहा है कि सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व दो चीज़ों से बुद्धि मिलकर बनी है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने, याद रखिए। एक कारक का सिद्धांत बीने महोदय और द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन। सामान्य तत्व जी फैक्टर किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। जो सामान्य बुद्धि है, जो हमें जन्मजात बुद्धि मिली होती है उसे हम सामान्य बुद्धि जी फैक्टर कहते हैं, है ना, जनरल एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यह सभी में सामान्य होती है। स्पीयरमैन महोदय ने क्या किया है, जो द्विकारक सिद्धांत है, पहला तो सामान्य बुद्धि जो बुद्धि हमें जन्मजात मिली हुई है उसे सामान्य बुद्धि कहते हैं, और जो बुद्धि अर्जित की जाती है ना उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। कह रहा है कि यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है जिसे हम यस फैक्टर के नाम से जानते हैं, विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, पहला सामान्य बुद्धि जो हमें जन्मजात बुद्धि मिली होती है उसे हम सामान्य बुद्धि कहते हैं, और जो हम समाज में रह के स्कूल में या फिर अन्य कहीं किसी भी जगह से बुद्धि को अर्जित करते हैं, सीखते हैं, उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट तत्व के अंतर्गत रखते हैं, यस फैक्टर स्पेशलिटी, है ना। ठीक है, अब देखिए समूह तत्व कारक का सिद्धांत क्या है ना, ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थर्स्टन द्वारा किया गया।
इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है, योग्यताओं का मिश्रण जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। थर्स्टन महोदय के द्वारा समूह तत्व कारक का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन महोदय ने दिया। और एक कारक का सिद्धांत विनय और द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। जी फैक्टर, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्वों के बारे में आप ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य तत्व जो जन्मजात बुद्धि होती है, विशिष्ट तत्व जो हम अर्जित करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है? मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ठीक है, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग क्षमताएं या योग्यता या दक्षता होती है ना। हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं कि बुद्धि की अलग अलग दक्षता होती है। ठीक है, बहुबुद्धि इनका देखिए, पहला हम देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर शाब्दिक भाषायिक बुद्धि किसे कहते हैं, है ना। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? वर्बल इंग्लिस्टिक इंटेलिजेंसी के अंतर्गत कौन आते हैं? कह रहा है कि इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, जैसे वकील, कवि, पत्रकार इत्यादि, किसके अंतर्गत आते हैं? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। जिनके अंतर्गत शब्दों का भंडार होता है ना, उन्हें हम शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत लेके आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे वकील है ना, उसके अंदर शब्दों का भंडार है, वो सभी चीज़ों को कितनी आसानी से व्यक्त कर देता है किसी भी, है ना। देखिए वकील और कवि लोग, है ना, कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। तो कवियों के अंदर शब्दों का भंडार होता है। पत्रकारों को आप देखते हैं कितने धड़ल्ले से चीजों को बोलते हैं। आपको एक पत्रकार का यहाँ चित्र दिया गया जो बहुत ही फेमस है ना। देखिए, तो ये जो शाब्दिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? जिनके अंदर शब्दों का भंडार होता है, जैसे कवि हो गया, पत्रकार हो गया, है ना, वकील हो गया। ठीक है, ये शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत कौन आते हैं? कह रहा है कि इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन, जिसके अंदर मैथमेटिक कैलकुलेशन अधिक होता है, वे तार्किक क्षमता कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, वे तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम को यहाँ देखिए, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जिसके अंदर वैज्ञानिक किसके अंतर्गत आ सकता है? तार्किक बुद्धि के अंतर्गत। चलिए देखिए, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है ना, जैसे अकाउंटेंट, बैंक हो गया, बैंकर हो गया, वैज्ञानिक आ सकते हैं, अकाउंटेंट आ सकते हैं इत्यादि, किसके अंतर्गत आते हैं? तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए स्थानीय बुद्धि की बात करते हैं ना। स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? कह रहा है कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बताया। अभी थॉर्नडाइक महोदय ने मूर्त और अमूर्त की बात की, तो अमूर्त चीजें को होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, है ना। तो कह रहा है स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत कि जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाते हैं, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, जैसे मूर्तिकार, चित्रकार इत्यादि, किसके अंतर्गत आते हैं? स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जो कल्पना करके अमूर्त चीजों को रूप दे देते हैं, है ना, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? स्थानीय बुद्धि के अंतर्गत, जैसे मूर्तिकार हो गया और चित्रकार हो गया। आगे शारीरिक गतिक बुद्धि किसे कहते हैं, है ना। कह रहा है कि शरीर को गति देने वाले, है ना, जो शरीर को गति देने वाले लोग हैं वे शारीरिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, शारीरिक गति देने वाले व्यक्ति जिनमें अधिक होता है, उसे हम अशारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अभिनेता हो गया, अभिनेत्री हो गया, एथलीट हो गया, डांसर हो गया इत्यादि, किसके अंतर्गत आते हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आप एथलीट का फोटो देखिए यहाँ, नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, है ना। नीरज चोपड़ा भाला फेंकने वाले एथलीट हैं, जो अपने शरीर को गति प्रदान करते हैं, उसे किसके अंतर्गत रखते हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। आपसे एग्जाम में सवाल किस तरीके से पूछ लेता है कि जो अपने शरीर को गति प्रदान करते हैं वे हार्वर्ड गार्डनर की कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? तो आप बताएंगे शारीरिक गतिक बुद्धि। आगे देखिए संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत कौन आते हैं? जिसके अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है वे संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? जैसे सिंगर हो गया, है ना, एंटरटेनर हो गया आदि। जो सिंगर हो गए, एंटरटेनर हो गए, वे किसके अंतर्गत आते हैं? संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत
आते हैं। यहाँ देखिए आपको अरिजीत सिंह दिखाए गए हैं एक संगीतकार के रूप में। तो जो संगीतीय बुद्धि जिसके पास अधिक होती है वे संगीतीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर कहा जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल ये चीज़ें आपसे एग्जाम में यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि यहाँ से लोग गलत कराते हैं ना। देखिए कह रहा है कि इसके द्वारा व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत यह पता चलता है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है पता चलता है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? नेता, है ना। देखिए कह रहा है कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत कौन आते हैं? नेता आता है, सामाजिक कार्यकर्ता आ जाता है ना। जो नेता होता है देखते हैं ना कि जब चुनाव आता है तो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, कैसे एक दूसरे से जुड़ता है, वोट मांगने के लिए वो क्या क्या नहीं कर जाता है ना। ऐसे लोग जो होते हैं वह अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। बेटा इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक जिसमें नेता आते हैं, और इंट्रापर्सनल है ना अंतर्वैयक्तिक, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है ना। अंतर देखिए अंतराव्यक्तित्व और अंतर्व्यक्ति। जो अंतराव्यक्तित्व होते हैं वह दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ाव रखते हैं, और जो अंतर्व्यक्तित्व होते हैं वे खुद के साथ, स्वयं के साथ जुड़ाव रखते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है उसे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। जो अध्यात्म की तरफ जाते हैं ना, जिसमें इनका ज़्यादा विकास होता है, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। अब देखिए प्रकृतिवादी बुद्धि किसे कहते हैं? प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि इस बुद्धि में व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है, जैसे किसान हो गया, प्रकृति के सबसे नज़दीक होता है ना। किसान क्या होता है? देखिए धान की रुपाई हो रही है, इस समय सीजन भी चल रहा है ना। तो जो प्रकृति के सबसे नज़दीक होते हैं उसे प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। अगला है अस्तित्ववादी बुद्धि, है ना। कौन सा है? अस्तित्ववादी बुद्धि, है ना। कह रहा है कि इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचता है। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है ना। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है उन्हें हम फिलासफर कहते हैं, है ना। फिलासफर किसके अंतर्गत आता है? अस्तित्व बुद्धि के अंतर्गत आता है। देखिए अब आलोचना क्या है? कह रहा है कि मल्टी इंटेलिजेंसी थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें अलग अलग इंटेलिजेंस को की माप नहीं कर सकते, है ना। इसकी आलोचना कुछ मनोवैज्ञानिक करते हैं और कहते हैं कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी है, बहुआयामी बुद्धि है, उसे वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें अलग अलग बुद्धि को माप नहीं सकते। अलग अलग हम बुद्धि को माप नहीं सकते। एक व्यक्ति के अंदर कई सारी बुद्धियों का क्षमताएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए ये थे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हर बार बना दिए जाते हैं। अब देखिए हम त्रिआयामी बुद्धि के बारे में देखते हैं। एक कारक, दो कारक। अब देखिए त्रिआयामी बुद्धि क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड डायमेंशनल थ्योरी। कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड है। त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड, है ना। जेपी गिलफोर्ड है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को किसके नाम से जानता है? बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों पर निर्मित होती है ना। विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद, है ना। गिलफोर्ड के अनुसार जो ये मानसिक योग्यताएं हैं किन 3 तत्वों पर निर्मित होती हैं? विषय वस्तु, है ना। पहला है कॉन्सेप्ट, कंटेंट, है ना, और ऑपरेशन, और तीसरा है प्रोडक्ट। ठीक है, ये 3 चीजों पे आधारित होती है। चलिए देखिए त्रिचापीय त्रिघटकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टर्नबर्ग है ना। स्टर्नबर्ग के बुद्धि के 3 भागों में बांटा गया है।
स्टर्नबर्ग ने बहुबुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 में। पहला है अनुभाविक बुद्धि, दूसरा घटकीय बुद्धि और तीसरा सांदर्भिक बुद्धि। अनुभाविक बुद्धि, घटकीय बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। ठीक है, चलिए इन 3 बुद्धियों के बारे में देखते हैं। अनुभाविक बुद्धि किसे कहते हैं? कह रहा है कि अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ नई चीज़ों को खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है ना। वैसे लोग जो अपने अनुभव से कुछ नई चीज़ों की खोज करते हैं या फिर अपने अनुभव पर कुछ नई चीज़ों का क्रिएट करते हैं, कुछ नई चीज़ें बना लेते हैं, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? अनुभाविक बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। और घटकीय बुद्धि के अंतर्गत कौन आते हैं? घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ये बहुत कुछ सोच लेते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पृथ्वी नीला क्यों है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है, ऐसे जो कल्पना करते हैं अमूर्त चीज़ों के बारे में, है ना, उन्हें हम घटकीय बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। और सांदर्भिक बुद्धि के अंतर्गत कौन आते हैं? कह रहा है कि सांदर्भिक बुद्धि व्यक्ति में सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल होता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो, या व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। कह रहे हैं कि अपने सूचना, अपने तकनीकी को इस ढंग से समाज में रखना चाहता है जिससे उसको कुछ लाभ हो, है ना। ऐसे लोगों को सांदर्भिक बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। तो यह स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा, है ना। अनुभाविक बुद्धि के अंतर्गत कौन आते हैं? जो लोग अपनी बुद्धि से कुछ नए चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं, अनुभाविक बुद्धि। और जो अमूर्त चीज़ों को कल्पना करते हैं, है ना, उन्हें घटकीय बुद्धि। और सांदर्भिक बुद्धि के अंतर्गत वे आते हैं जो अपनी सूचनाओं को इस ढंग से सफल बनाना चाहते हैं जिससे उनको लाभ हो, है ना। तो ये थी बुद्धि के बारे में कुछ पॉइंट्स। हार्वर्ड गार्डनर की 9 बुद्धि के सिद्धांत, वहाँ से आपको स्थानीय बुद्धि, घटकीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, गतिक बुद्धि, है ना, इन जो चीज़ें आपने हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ा और थॉर्नडाइक के बुद्धि के बारे में पढ़ा और स्टर्नबर्ग के बुद्धि किसने बारे में बांटा, ये आपको यहाँ से एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने एग्जाम में 1 नंबर जरूर गेन करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।